आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आगाज करते हैं बेबाकियों के प्रथम चरण का और मिलते हैं विज्ञान की दुनिया के एक ऐसे व्यक्तित्व से जो अवतरित हुए उत्तराखंड के सुदूर में बसे पौंधा सहसपुर विकासखंड के गांव मजौन में। जन्म के साथ ही संघर्षों का सिलसिला जो चला वो उनकी शख्सियत को निखारता चला गया। शायद इसीलिए नाम पाया कर्मवीर का। 500 से अधिक भारतीय पेटेंट, 63 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट, 50 से अधिक कॉपीराइट, 250 से अधिक रिसर्च पेपर, 57 पुस्तकें, 15 छात्रों को शोध तथा 7 छात्रों को स्टार्टअप यानी कि करोड़पति बनाया। अनगिनत अवार्ड से सम्मानित, जिनमें राष्ट्रपति भवन में गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड, गोल्ड मेडल अवार्ड शामिल हैं, जिनके छात्र भारत से टेक्सास तक अपना परचम लहरा चुके हैं। आइए मिलते हैं एक बहुआयामी व्यक्तित्व से जिन्होंने संघर्षों को सीढ़ी बनाकर अपने जुझारूपन से ये मुकाम प्राप्त किया। डॉक्टर राजेश सिंह, वही पौंधा वाले, उत्तरांचल विश्वविद्यालय में रिसर्च एंड इनोवेशन के निदेशक और 500 से अधिक पेटेंट का उपहार पूरी दुनिया को देने वाले। स्वागत करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सिंह का। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश कि आज बेबाकियों के प्रथम चरण में ही आपसे हमारा मिलना हुआ। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शायद आपके लिए ही कहा गया होगा कि नाकाम रहेंगी समय की साजिशें, बेबाक हूँ मैं कोशिशों में। बेबाकियों का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर राजेश, कैसा लगता है इतनी सारी उपलब्धियां पाकर? हाँ, एक्चुअली थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म पर मेरी जो भी उपलब्धियां हैं उनको जानने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। एक्चुअली ऐसा मुझे कुछ ज़्यादा अलग नहीं लगता। मैं एज इट इज़ नॉर्मल जो पुराना मेरा सिस्टम था रहने का जी, कि ऑलवेज स्टे विद रूट्स। वेरी राइट। तो अभी भी वही है, कोई ऐसा नहीं लगता मुझे कि मैं अलग हूँ। बट आई एम ऑलवेज बिलीव कि मैं बच्चों के बीच में रहूँ हमेशा और उनके साथ काम करूँ। बेसिकली उनका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो जो कर रहा हूँ एज यूजुअल उसी वे से फ्लो कर रहा हूँ अभी भी। बहुत अच्छे। और क्योंकि हम बेबाक बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डॉक्टर राजेश का जो बचपन था, जो माँ वाला राजा था, वो कैसा था? हाँ, एक्चुअली बचपन में आफ्टर 5th मुझे कुछ यादें हैं। 5th से पहले मुझे ज़्यादा यादें नहीं हैं। जी। आई थिंक 84 में जब मैं 4 साल का था मेरे फादर चले गए। उसके बाद मुझे 90s जब मैं 5th क्लास में था तो उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें याद हैं। जी। तो भाई मेरे बड़े वाले थे, वो मोस्ट ऑफ टाइम बाहर रहते थे जी। और ऑयल व्हीकल्स के ड्राइवर वगैरह थे। और एक भाई मेरे से सीनियर थे, 4-5 साल बड़े थे। वो थोड़ा सा स्टडी कर रहे थे, वो 12th में थे और हम लोग 6th स्टैंडर्ड में थे। तो मैं और छोटा भाई हम दोनों बहुत ही क्लोज हैं आज भी जी। हम दोनों मम्मी के साथ रहते थे क्योंकि दोनों भाई तो हमारे मोस्ट ऑफ टाइम, भाई इधर सिटी में रहता था और बड़े भाई जो है बाहर थे। तो मैं और छोटा भाई ही मम्मी के साथ थे। इवन हमारी 2 सिस्टर और उस समय थी, उससे बड़ी भी हैं, मैरिड हैं, थी तब तक। तो हमारा 4 लोगों का बड़ा अच्छा पूल था, 2 मेरी सिस्टर और 2 हम। एक बॉन्ड बना हुआ था आप सभी परिवार में, जो एक बॉन्ड बना रहता है। और हमारी दुनिया वहीं तक सीमित थी जी। स्कूल जाना आना जी। और फिक्स था कि भी दीदी लोगों के साथ काम करना है। गाय थी, भैंस थी, सब है जी। हम घास लाते थे जंगल से काट के और बहुत इंजॉय करते थे। हमें किसी थर्ड बंदे की जरूरत नहीं थी। और हमारा अगर आप देखेंगे तो मेरे घर में उस समय 16 घर थे गांव में। 16 घर हैं 16 और सारे अलग अलग उसको है, कोई अधिकारी हैं, कोई रावत हैं। अधिकारी मीन्स नेपाली अधिकारी जी, फैमिली है नेपाल। अच्छा, ऐसे ठाकुर हैं, डाइवर्सिटी बिल्कुल डाइवर्सिटी। तो ज़्यादा सबका कनेक्ट एक दूसरे के घर आना त्योहार में जी। तो वहाँ से मैं और छोटा भाई, वो मेरे से 5 साल छोटा है, 4 साल छोटा है, वो हम दोनों स्कूल मैं जाता था तो वो छोटी सी उम्र में एज बढ़ा के उसको पीछे पीछे। अच्छा। तो हम दोनों भाई एक साथ पढ़े जी।
और ऐसा कुछ हमने ज़्यादा पढ़ने में स्टार्टिंग से हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि सरकारी 5th तक तो सरकारी, उसके बाद ही हम सरकारी में, तो सरकारी टीचर्स अच्छे टीचर्स थे, काफ़ी ओल्ड एज, तो वो बहुत एथिक्स से पढ़ाते थे, ईमानदारी से। बहुत अच्छा, बहुत जो अच्छा। प्राइवेटाइजेशन का भी है, मुझे लगता है शिफ्टिंग ऑफ टीचर्स इज टू मैनी, वेरी राइट। बट वहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे भाई ने जो टीचर्स देखे हैं, बड़े भाई ने वही छोटे भाई ने देखे हैं, उनसे उससे मैंने भी वही देखे और छोटे भाई ने वही वही टीचर्स देखे। अच्छा, एक लेगेसी जो है वो चली रही। हाँ, कि भी हमारे सिंधवाल जी हैं, अच्छा जी, साहू जी सर हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा, तो ऑल आर सेम फॉर ऑल, तो वो वहीं रहे, ट्रांसफर नहीं हुए गवर्नमेंट स्कूल। तो विज्ञान के प्रति कब आपका ये जो था रुझान होने लगा? देखो, एक्चुअल में हमारा जब हम पढ़ते थे ना, तो हमारे कैडर में 2 ही चीजें थी कि भाई पढ़ना है जी और जॉब लेनी है, क्योंकि आर्थिक स्थिति बिल्कुल वैसे ठीक थी, दूध घी की कोई कमी नहीं थी बिल्कुल। मम्मी अच्छी गाय भैंस पाली हुई थी, दूध बेचते थे, और उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी कि कोई आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा, वो एग्रीड के हम सिटीज की बनी बनाई चीजें नहीं खा पाते थे, बट अपने घर में सब कुछ दाल सब्जी सब उगाते थे, और जमीन भी थी हमारी, करते थे। तो ऐसा उस समय साइंस में कुछ नहीं था, ठीक, ये था कि साइंस से पढ़ना है जी, एक बड़ी बात होती थी कि साइंस लेना है। यूपी बोर्ड था उस समय। अच्छा जी, बिल्कुल, और बहुत टफ बोर्ड था, तो हम यूपी बोर्ड में साइंस सेट से पढ़ना है, घर में बड़ी बात है जी, साइंस सेट से पढ़ना है, और 12th करना है, और आर्मी में भर्ती हो जाना है। अच्छा, आर्मी का कुछ नहीं करना है, अच्छा, डिफेंस में जाना है, नौकरी लेनी है, बिकॉज जो इन कैश है वो नहीं है किसी के पास, बिल्कुल। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, बट कैश नहीं। और आई थिंक 12th तक मैं 10th किया हाई स्कूल पौंदा से, और उसके बाद 12th में डीएवी प्रेमनगर आया। अच्छा जी। और आप देखेंगे कि दोनों स्कूल्स में मेरी है फोटो लगी हुई, मैं डीएवी प्रेमनगर से भी मैंने टॉप किया था, बट कोई डायरेक्शन नहीं थी हमारे पास, क्योंकि फैमिली में कोई ऐसा नहीं था। हाँ, 95 में भाई एक पुलिस में भर्ती हो गए। अच्छा जी। वो पुलिस में है, और वो मेरी टेक केयर करते थे, ये रूल है, मैंने छोटे भाई की टेक केयर की, तो बड़े भाई ने आपकी करी, बिल्कुल टेक केयर उनसे बड़े भाई ने, बिल्कुल। फादर का रोल तो बड़े भाई ने ही प्ले किया जी, जितने, जैसे मेरे 2 बड़े भाई हैं, दोनों बहुत अच्छे से पैसा वैसा, वो बाद में इंजीनियरिंग की, उन्होंने फीस दी, तो मैं शौक था, काफी स्ट्रगल किया। भांजा और मैं एक साथ हम भर्ती के लिए भी कई बार गए, बहुत अच्छा। भांजा निकल गया उस समय त्रिपुरा स्टेट राइफल में, मेरे से 1 साल छोटा है वो, ठीक। तो ऐसे कोई साइंस का रुझान नहीं था, बट जब इंजीनियरिंग में एंटर हुए, बिल्कुल, तब हमें थोड़ा थोड़ा लगा कि नहीं, कुछ साइंस जरूरी है। स्टार्टअप माइंड मेरा आई थिंक ग्रेजुएशन के बाद ही था। अच्छा, मुझे स्टार्टअप बहुत अच्छा। तो ये आपने जैसे बताया कि पिता की कमी जो थी वो तो भाइयों ने दूर करी, बड़े भाइयों ने ना। बचपन की कोई ऐसी घटना जो कि अभावों से जुड़ी हुई हो, जो आप हमें बताना चाहें, शेयर करना चाहें, जो इंस्पिरेशन बन जाए हमारे ऐसे बच्चों के लिए? एक्चुअल में क्या था, जब मैं 10th के एग्ज़ाम थे, तो 10th के एग्ज़ाम मेरे भवानी बालिका में हुए, बल्लभपुर में भवानी बालिका जी, बिल्कुल। तो सुबह पेपर होता था, 10 बजे से होता था, 7 बजे से भी होता था, तो हम पौंधा गांव से, आप बिलीव, पौंधा से आना, पौंधा से पैदल आना, यस, उस समय हमारे पास पैसे ही नहीं थे, क्या कहिए, रुपए वो नहीं थे, कैश फ्लो बिल्कुल नहीं था, जी। खाना कुछ नहीं है, सुबह खा लिया, कोई टिफिन विफिन कोई कल्चर ही नहीं था, आपको खुद एडजस्ट करना है, खाना है खाइए, नहीं खाना मत खाइए। तो हम स्कूल से पेपर देने आते थे जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सुबह 12-1 बजे सोता था, और 1-2 घंटे में उठ जाता था, और मम्मी के साथ अब बनाने के लिए कोई दाल सब्जी नहीं है, तो जी, आप देखिए कि मम्मी के साथ बिल्कुल सुबह सुबह मैं आटे की कड़ी बनाते थे हम लोग दोनों, आटे की कड़ी, जी जी अच्छी बिल्कुल, हाँ जी, मम्मी बिल्कुल, उसका एक अलग ही स्वाद है, और फिर माँ का हाथ लगा हो तो रोटियां सेकनी, बिल्कुल अच्छा, क्योंकि सिलेंडर तो मुझे लगता है लाइट ही मेरे घर में 2006 में आई है। मझोल गाँव 19 किलोमीटर फार फ्रॉम घंटाघर, बट बिलीव 2006 के बाद ही मझोल गांव का कुछ अलग उत्थान हुआ है, अदरवाइज ये अनटच्ड विलेज था जी। मझोल तक ठीक था, फिर भी गाड़ियां आई थिंक जब यूपीएस बना उसके बाद आने लगी 3 साल, हम पे पैसे नहीं थे, तो हम फिर भी पैदल चलने के कल्चर में ज्यादा बिलीव करते थे। तो भवानी बालिका तक पैदल चलकर आना पड़ता, डेली पेपर्स देने के लिए, लोग थे हम लोग, और हम शॉर्टकट आते थे, यहाँ से मेन रोड से नहीं आते थे नंदा चौकी, हम आते थे सीधे वहां से चले नदी के किनारे किनारे, और कोटड़ा वाला जो धोबी घाट है उससे डायरेक्ट चलते थे प्रेमनगर, और वहां से फिर विक्रम, फिर हम भवानी बालिका लेकर आना, और वापस भी यही कल्चर था।
तो धोबी घाट वाला पूरा रोड हमारा नदी होती थी उस समय, टॉस उस समय। तो उस टाइम पर आप ये 12th के पेपर्स दे रहे थे? नहीं, 10th दिया, तब हाई स्कूल दे रहे थे। 12th हमने यहाँ पर दिया, ये पीछे जो कामली रोड में एक है स्कूल अंदर जाकर, उसमें 12th का सेंटर पड़ा। उस समय बहुत स्ट्रगल किया। तो ये अभाव के साथ साथ ही आपने अपने पूरे स्ट्रगल को जो आप हमारे सामने बयान कर रहे हैं, जी जी जी, वास्तव में ही काबिले तारीफ है। कोई आपके गुरु ऐसे जो आपको याद रहे, जिन्होंने आपको इस तरफ जो आपका ध्यान था वो बढ़ाया कि साइंस ही लेकर चलना है? हाँ। या कोई एक आइडियल होता है कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है, बनना है? एक्चुअली जब मैं डीएवी आया ना, तो डीएवी में एक हमारे डॉक्टर जगपाल वर्मा जी थे जी, वो मेरे को बच्चे की तरह मानते थे। अच्छा। मतलब बहुत ही छोटा बच्चा, क्योंकि वो मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक था, मैथ्स में। अच्छा जी। तो वो कहते थे मेरी ट्यूशन में आ जाइए, आप पढ़ाओ। अच्छा। आप आओ, अच्छा। आप पढ़ो। 2 महीने पढ़ाया, उसके बाद मैंने उनको असिस्ट करता था मैं। वो हमेशा कहते थे कि बेटा हमेशा अच्छा करिए। फिर उन्हीं से थोड़ी सी डायरेक्शन थी कि इंजीनियरिंग करनी चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता था। मेरे घर में किसी को, मुझे लगता है आसपास के 15-16 गाँव में जी मैं था शायद फर्स्ट जो इंजीनियरिंग में कहीं एडमिशन लिया। किसी को पता ही नहीं था। उस समय 19,000 रुपये फीस हुई थी मेरी। अच्छा। 19,000 रुपये। भाई थे मेरे बड़े, वो देते थे, और 1500-1700 रुपये मंथ का वो भेजते थे रूम का रेंट। जी जी। आई थिंक कम था, बट उसमें भी मेरे अच्छे सर्कल बन गए इंजीनियरिंग में जी। तो वर्मा जी थे जो एक्चुअल में मोटिवेटर थे, जो थोड़े मोटिवेटर रहे हमेशा। अच्छा, वो दूसरे टीचरों से भी मुझे बचाते थे कि नहीं, ये लड़का मेरे ट्यूशन में आता है जी, तो ही इज ब्रिलियंट। आप लोग नहीं बोलोगे इसको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। मैं अभी आपका, जब मैं आपको जितना जानती हूँ और इतने सारे पेटेंट्स और इतना इनोवेशन, तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, और शायद हमारे दर्शक भी ये बात जानना चाहेंगे कि इनोवेशन से पेटेंट तक का जो आइडिया है, और आइडिया से लेकर रियलाइजेशन तक आप कैसे पहुँचे? एक्चुअल जब मैं पहले एक इंडस्ट्री में बीटेक के बाद, एक एक्साइड इंडस्ट्री है जो बैटरी बनाती है जी, उसमें मेरा 1 साल मैंने जॉब किया। तो उस 1 साल के ड्यूरेशन में मुझे एक बहुत अच्छे वहाँ के IIM से MBA थे, वो बहुत जनरल मैनेजर थे उस समय। तो उन्होंने मुझे अपने साथ जो है, मैं R&D डिवीज़न में था, बट उन्हें अच्छा लगा कि लड़का समझदार है, सीधा है, अच्छा जी, मेरी बात सुनेगा। तो उसने कहा तो मेरे साथ आ, दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ से तो ज़्यादा अर्न कर सकता है जी। तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया, लेकिन उसके जस्ट बाद कुछ मेरे सीनियर थे और कुछ मेरे जूनियर थे, दे लाइक मी अ लॉट। तो वो टीचिंग में सिर्फ थे, तो उन्होंने मुझे जो बोला कि सर आप बेकार इतना ट्रैवल करते हो, आई थिंक आपको टीचिंग में आ जाना चाहिए। वो भी मैं किसी की डायरेक्शन नहीं थी, बस दोस्त यार थे, इन्होंने मुझे वापस टीचिंग में बोला कि टीचिंग इज़ द बेस्ट करियर। तो मैंने स्टार्ट किया 2003 में। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम टीचिंग में, तो मैं स्टूडेंट की क्लास में जाता था, और मेरे पास जब मैंने बीटेक किया था तो मुझे था कि मैं अपना कुछ करूँगा। तो 1 आधा महीना मैं और मेरे 2-3 मित्र वो ट्रांसफार्मर, छोटे ट्रांसफार्मर जो होते हैं 12 वोल्ट 1 एम्पीयर वाले, उनको बनाने के लिए, इवन आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद भी 1 महीने की ट्रेनिंग मैंने एक दुकान वाले के पास ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और बबल्स वाइंडिंग करने का सीखा। अच्छा, और मैं वो फीस मुझसे क्या लेता था वो कि एक दूध का पैकेट डेली लेके आना, अच्छा, चाय तुम बना के पिलाओगे, बिल्कुल। तो मैं उसके यहाँ 1 महीने सीखा। अच्छा। बट फिर मैंने सिडबी काफ़ी जगह में, ये पटेल नगर में जहाँ भी गया कि मुझे लोन कैसे मिलेगा, कि मुझे एक छोटा सा उद्योग, लेकिन नहीं मिला। तो उसके बाद मैं आगे की जर्नी जो टीचिंग में गया मैं, तो मुझे लगा कि जो मैं जिस चीज़ का अभाव मुझ में है वो बच्चों में ना, तो मेरा थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ा, तो मेरा हैंड्स ऑन की तरफ ज़्यादा विश्वास था कि सेंसर्स खुद चलाने हैं, खुद कुछ करना है, सेंसर से कुछ कंप्यूट करना है। तो मैंने ज़्यादा टेक्निकल साइड, जितनी लैबों में किटें थी, मैं बैठ के स्क्रू ड्राइवर से खोल के उनको अंदर से देखता था, बिल्कुल, कि मुझे अलग एजुकेशन देनी है, मुझे किताबों से तो पढ़ाना, तो सिलेबस मिला वो पढ़ाना है, बट उसको कुछ ऐसे लिंक कर। तो मैंने अपने जो अच्छे सब्जेक्ट्स थे वही मैंने अपने हेड को बताया कि मुझे एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, जो टॉप ऐसे सब्जेक्ट थे जिनको मतलब जिनका लाइव डेमो भी दे पाता और देख जी। तो वहाँ से मेरा हुआ स्टार्ट बहुत, और फिर धीरे धीरे DVIT में रहा, फिर उसके बाद मेरा एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, फिर UPS से मुझे ज़्यादा
फिर मुझे एक्चुअल पता चला, क्योंकि देन आई एम विद द गुड नॉलेज पीपल, यस, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में अच्छे टीचरों के बीच में आया, तब मुझे आइडिया। तो कोई ऐसा शोध जो आपके दिल के बहुत करीब हो? हाँ, एक्चुअल 2014 में मेरा थोड़ा सा इंटरेक्शन एज ए स्कॉलर, मेरे अंडर में स्कॉलर नहीं, डॉक्टर अनीता हैं जिनसे ऑलरेडी आपने ली भी होंगी जी, उनसे इंटरेक्शन हुआ। तो मैं यूपीएस में जब 3-4 साल काट लिए, तो मैं फिर भी रोबोट बनाना, बच्चों के बीच में रहना, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोटोटाइप हमने बनाए। बट हर प्रोफेसर का ये था कि भाई आप ये बताइए कि आपने रोबोट बना लिया, कल आप कहीं जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्या है जो आप एज ए प्रूफ देंगे कि आई हैव डेवलप्ड दिस प्रोटोटाइप। तो आपने बीसीओ बना रखे हैं। जी जी, आई थिंक 8-10 साल में मैंने बहुत प्रोटोटाइप बनाए जी। हर बच्चे को जो भी आ गया मेरे पास कि सर मुझे ये रोबोटिक हैंड बनाना है, या ये कोई मूवेबल लैम्प बनाना है, कुछ भी आइडिया ऐसा है, तो मैं उसको पूरा बैठ कर उसके साथ प्रोग्रामिंग करना, अच्छा, वो अच्छे से करता था। तो 14 के बाद अनीता के साथ हमारा थोड़ा इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इम्प्लीमेंट करने की टाइम अगर आपके पास है, तो उसके बाद आपको उसको लिखना, पिरोना, जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली रिक्वायर्ड, और मुश्किल काम है डॉक्यूमेंटेशन। जी, सबसे ज़्यादा मुश्किल वही है डॉक्यूमेंटेशन। तो सब लोग यही कहते थे कि आपके पेपर कहाँ हैं, आप तो इनोवेशन करते हैं मगर प्रूफ तो आपके पास कुछ नहीं है। बिल्कुल, आप बोलेंगे चलिए रोबोट दिखाता हूँ, आप दिल्ली कोई किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप क्या यूपीएस उसको रोबोट दिखाने लेकर आओगे? कोई नहीं आएगा ऐसे। आई थिंक यू शुड हैव अ प्रूफ। तो हमने 14 से फिर स्टार्ट किया। ठीक, देन वी हैव स्टार्टेड विद राइटिंग पेटेंट्स। अच्छा, और पेटेंट्स में लिखने से पहले प्रोटोटाइप हमने बना लिया जी, हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की, एंड द कल्चर ऑफ यूपीएस इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ, पहला आईपीआर हमने पेटेंट फाइल किया, उसमें ये रूल था कि आप प्रोटोटाइप बनाएंगे, एक टीम बैठेगी जी, बड़े लोगों की वीसी होंगे, चांसलर होंगे, वो आपसे पूछेंगे क्या बनाया, पूरे क्वेश्चन होगा, वो आपको सजेशन देंगे, तब वो पेटेंट फाइल होगा। ऐसे नहीं कि आपने डॉक्यूमेंट बना लिया बिना रियलाइज किए हुए और उससे फाइल करने की तैयारी कर ली। तो उस ड्यूरेशन में एक पेटेंट था हमारा जिसको ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम कहते थे हम लोग। ऑन बोर्ड डायग्नोसिस सिस्टम, ओके। वो व्हीकल हेल्थ के ऊपर था जी, और आई थिंक उसकी वजह से हमें राष्ट्रपति भवन में अवार्ड भी मिला। बिल्कुल। उसको बनाने के लिए हमने पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई किया। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलते हैं जी, कि इस मिनिस्ट्री का ये प्रॉब्लम है। तो ऑटोमोटिव साइड में हमने रेगुलेशंस के लिए ये बनाने के लिए एक प्लान किया। फिर हमने उसका एक प्रोटोटाइप क्रिएट करने की कोशिश की, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तब करना है जब आप एक प्रोटोटाइप बनाएं। लेकिन प्रोटोटाइप बनाने से पहले आपको उसके एलिमेंट्री पार्ट्स, जो इनपुट क्या देना है, आउटपुट क्या है, क्या होने चाहिए, वो आपको कहीं नोट करने हैं कि मुझे क्या क्या इनपुट पढ़ना है, क्या क्या उससे आउटपुट देकर यूजर को दिखाने हैं। तो हमने एक व्हीकल की हेल्थ के ऊपर एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम में सेंसर को आइडेंटिफाई करके डिजाइन कर लिया। फिर हमारा पूरा इंटरेक्शन हुआ अमंग ग्रुप, सबने सजेशन दिया कि नहीं आप तो इसको व्हीकल हेल्थ मॉनिटर करके आप डैशबोर्ड पर यूजर को या ऑनर को दिखा रहे हैं। अच्छा, तो क्या ये ठीक होगा? ऑटोमोटिव कंपनी क्या आपको ये करने देंगी कि आप पहली बार गाड़ी में बैठे और सारे पैरामीटर आपको सामने दिख रहे हैं? बिल्कुल। और जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल पैरामीटर लाइक आपके कूलेंट का लेवल क्या है, कूलेंट कितना है आपकी कार में, ऑयल, इंजन ऑयल कितना है, ब्रेक और क्लच की हेल्थ क्या है, तो ये क्रिटिकल पैरामीटर हैं। तो वो हमने उसको दिखाना ठीक है। तो हमने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता, सीनियर लोगों ने कहा कि वो वैल्यूज आप दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। आप आई थिंक इसको ऐसा करिए, आप इसको इंश्योरेंस सेक्टर से ऐड करिए। अच्छा। इन केस व्हीकल चला और कहीं रॉन्ग एक्सीडेंट मारा किसी ने, तो उस समय क्या पैरामीटर थे, वो पैरामीटर अगर आप रिकॉर्ड कर सको और जब क्लेम करे कोई बंदा कि मेरे तो कितना हेल्पफुल होगा, तो वहाँ वो कॉरिलेट करेगी वाकई वो ड्राइवर की गलती थी या मिस ड्राइव कर रहा था या उसने कुछ ऐसी कंडीशंस थी उसकी। बिल्कुल। तो हमने फिर इसको बहुत सारे सेक्टर्स में ऐड किया। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की जी, और फिर हमने उसको एक पैनल से निकलकर फाइल किया, क्योंकि एक परमिशन होती है यूनिवर्सिटी की, आप इसको फाइल कर सकते हैं, वो सब चीज़ अच्छी देखें। अदरवाइज ये लीगल प्रोसेस है पेटेंट,
अगर हम कोई भी क्लू छोड़ते हैं या किसी और ने डेवलप किया और आप उसे गलती से अपना क्लेम करते हैं तो कल आपको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो वो बनाने के बाद फिर जब हम एक बार पेटेंट फाइल कर देते हैं तो वो फिर उसके बाद पब्लिश होता है। अच्छा। पब्लिश होने के बाद गवर्नमेंट उसको 6 मंथ ओपन रखती है। लाइक कोई भी क्लेम करना चाहता है कि कुछ पार्ट इन्होंने कॉपी किया है, जुड़ा हुआ है, तो वो उस समय उस 6 मंथ जब वो ओपन रहता है, एक IPR की जनरल छपती है, अगर वो ओपन रहेगा तो कोई भी क्लेम कर सकता है आपके ऊपर। अच्छा। अगर क्लेम नहीं होता, क्लीन हो गया, 6 महीने किसी ने कुछ नहीं बोला, तब उसके बाद टीम बैठती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो उस पर फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको देती है। अच्छा। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट जब आपको मिलेगी तो फिर आप उनके आंसर्स देंगे गवर्नमेंट को, जस्टिफाई करेंगे, वो आपको क्लेम देंगे कि भाई आपने जो 5 क्लेम लिखे हैं, 10 क्लेम लिखे हैं, इसमें से 3 तो मुझे मैच करते हुए मिल रहे हैं दूसरे पेटेंट से, क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दोज गाइस, वो हमें जस्टिफाई करना होता है। और उसके बाद वो जो अगर एक बार वो जस्टिफाई हो गए फिर कोर्ट में हियरिंग होती है और उसको पेटेंट अटॉर्नी जो यूनिवर्सिटी ने नॉमिनेट किया होता है वो डिफेंड करता है कोर्ट में। अच्छा। और उसको फाइनल कंट्रोलर, तो लीगल भी एस्पेक्ट देखना पड़ता है विज्ञान के साथ साथ, और पेटेंट अटॉर्नी होते हैं जो फाइनली इसको ओके थ्रू करेंगे, जो हर यूनिवर्सिटी में। अच्छा। को अभी ये कंडीशन चल रही है कि उसको एक पेटेंट अटॉर्नी रखना है जी। जितने भी पेटेंट वो फाइल करेंगे वो उस अटॉर्नी के थ्रू जाएंगे कि कल कोई एप्लीकेशन आती है या आपके ऊपर कोई क्लेम होता है तो अटॉर्नी इज इन बिटवीन यू एंड बिल्कुल गवर्नमेंट, वो आपको डिफेंड करेगा फिर। वेरी राइट। अदरवाइज आप सेल्फ गए और सेल्फ कोर्ट में आप भी डिफेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। एक एग्जाम अगर मैं दे लूँ, एक पेपर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो पेपर मैं दे लूँ तो मुझे भी पावर मिल जाएगी कि हियरिंग में जज के सामने खुद डिफेंड कर सकता हूं एज ए एडवोकेट। ओके। बट मुझे नहीं लगता वो करना सही है। आप इधर ही रहो अपनी टेक्नोलॉजी साइड में। बिल्कुल। और आप अपना अच्छा, उन्हें अपना काम करने दें और मैं अपना काम कर रहा हूँ अपने पद से मैं बिल्कुल डगमगा नहीं रहा हूँ। बेबाक बातचीत का ये जो सिलसिला है हम जारी रख रहे हैं डॉक्टर राजेश के साथ। बेबाक बातचीत में डॉक्टर राजेश से पूछ लेते हैं कि कोरोना काल में जब सब पकौड़े तल रहे थे तो हमारे डॉक्टर राजेश क्या कर रहे थे, आपने कैसे यूटिलाइज किया वो टाइम? एक्चुअली 21 को आई थिंक भारत बंद था, 22 को जी जी 22 तो 21 को संडे था और 20 को हमें लवली में हम थे। तो उस समय WHO की कुछ गाइडलाइंस थी, तो हमारे एग्जीक्यूटिव डीन वहाँ पर उस समय डॉक्टर लविराज गुप्ता थे और हमारे एग्जीक्यूटिव डीन रिसर्च डॉक्टर प्रोफेसर धर्मबुद्धि थे। तो लविराज सर ने बुलाया कि देखिए यू हैव वन डे मॉर्निंग अराउंड 10 o'clock, आपको एक ऐसा डिवाइस बनाना है जो वियरेबल हो, विच यू कैन जस्ट वियर ऑन योर नेक और वो सोशल डिस्टेंसिंग को अप्रोच करे। ओके। कि मैं और आप बैठे हैं, बिल्कुल, तो हमारे बीच में एक डिवाइस लगा हुआ है जो आपके और मेरे बीच की डिस्टेंस को 20 फीट जो डिस्टेंस रखनी है, 2 मीटर के आसपास कुछ ऐसा बोलते थे, तो 2 मीटर की डिस्टेंस वाला एक ऐसा डिवाइस बनाओ जो 2 मीटर से अगर कम है, कम होते ही वो आपको अलर्ट करने लगे, नाउ यू जस्ट मेंटेन डिस्टेंस। तो हमने एक डे में, क्योंकि हमारा एक्सपोजर था, तो हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लेकर एक आपकी डिस्टेंस मेजर करने का ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एक पेंडेंट टाइप का बना के, और 3D प्रिंटर से एक हमारे साथ वरुण थे, अभी वो कनाडा में हैं, यहाँ से शिफ्ट हो गए PR लेकर, उस लड़के ने एक 3D प्रिंटर से एक उसका आउटर एस्थेटिक बनाया और हमने वो शाम को जाकर साहब को दे दिया। तो साहब ने कहा कि ठीक है, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, आई थिंक वी शुड टेक इट फॉरवर्ड। लेकिन उसके अगले दिन सबको बोला कि यूनिवर्सिटी बंद है और आपको, तो हम लोग घर चले आए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो मेरे साथ एक मेरा स्टूडेंट प्रवीण कुमार दास जी, वो मेरे साथ एक दिन के लिए आ रहा था वो, लेकिन कि मैं कुछ काम है मेरा सर, वो करके मैं वापस चला जाऊँ, बट वो भी मेरे साथ फंस गया घर पे। तो 20 मई को हमें वापस बुला लिया गया जी। तो मुझे आई थिंक हम 5 लोग थे जिनको यूनिवर्सिटी में बुलाया गया जी, और उनको स्पेसिफिक टास्क, एक तो यही टास्क जिसको हमें मैच्योर करके जी और कंपनी तक ले जाना था, सेलेबल टेक्नोलॉजी। और हमारे पास उस समय तक बहुत सारे, हमने ये पेंडेंट को मार्केट जैसे हमारे डीन साहब ने किया इसको न्यूज़पेपर में कि हम कोरोना वाले के लिए कुछ डिवाइसेस क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो ये इतना पॉपुलर हो गया कि हमारे पास नॉर्थ रेलवे से एक 20,000 पीस का ऑर्डर आ गया
कि हमें चाहिए ये पेंडेंट जो आप बना रहे हैं। बहुत ऐसे ही हमें विदेशों से वो ऑर्डर्स आने लगे। अच्छा। तो ये सारे मेल्स जो है हमारे इनबॉक्स में मुझे लविराज सर को उनके नाम देखकर लवली को आने लगे। तो साहब को लगा कि वी कैन अर्न समथिंग आउट ऑफ इट, तो कुछ कर सकते हैं, ये समय ऐसा है। तो हम 20 मई के बाद हम लोग लवली के अंदर पैक हो गए। अच्छा। हाँ, मैं रहता बाहर ही था जी। हमें पास मिल गया गवर्नमेंट का, नॉर्दर्न रेलवे को हमने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया और हमने ये डिवाइस बनाया। इसमें बहुत सारी ग्लिचेस हुई इस डिवाइस में, क्योंकि जो मैंने सबसे पहले बनाया वो डिवाइस क्या था, अगर कोई आगे दीवार भी आ गई 2 मीटर से कम पर तो भी ये बीप करेगा। तो हम यहाँ फंस गए। तो फिर हमें बहुत सारे सेंसरी काम करने पड़े। फिर हमने इसके मर्जर से कुछ डिवाइस बनाया कि अल्ट्रासोनिक सेंसर ऑब्जेक्ट फाइंड करता है, तो हमने एक ह्यूमन मोशन सेंसर लगाया कि दोनों एक साथ डिसीजन देंगे। अच्छा। तो ये इंडोर में सक्सेसफुल हो गया, बट व्हेन वी गो आउट फ्रॉम द रूम तो अगेन जैसे ही मोशन सेंसर को धूप वगैरह दिखे वो फॉल्स अलार्मिंग करने लगे, क्योंकि ये दोनों इंफ्रारेड, एक इंफ्रारेड और एक साउंड वेव्स पर बेस्ड सेंसर था। तो जो इंफ्रारेड वाला था वो गलत ट्रिगरिंग करता था, फिर भी हम सक्सेस नहीं हुए। और थर्ड वर्जन हमने क्रिएट किया जून जुलाई में, वो कैमरा बेस्ड था, वो सक्सेसफुल हुआ। और हमने ये टेक्नोलॉजी फाइनली मैच्योर करने के लिए इंटेक्स के साथ कर लिया और बड़ा अच्छा हमारा रहा। मैं उस समय दिल्ली, गाजियाबाद और आई थिंक कोरोना में मैं बहुत दूर दूर गया और उस समय मैंने देखा कि जिस मैनेजर से मैं आज मिला तो कल सुबह मैं एक होटल से रुक के जैसे वापस निकला तो अगले दिन वो नहीं था और मैं बड़ा शॉक्ड है कि जिससे मेरा वो सब बहुत शॉकिंग था उस टाइम पे। तो एट दैट टाइम आई हैव सीन सो मेनी गुड इंडस्ट्रीज जहां वो मैच्योर इंडस्ट्री वर्क कर रही थी, लेकिन ह्यूमंस जो एकेडमिक्स ह्यूमंस थे वो कम लोग थे। तो ये पहला प्रोडक्ट हमने एक लेवल पर मैच्योर किया, बस बहुत स्ट्रगल लगा। इन पैरेलल टू इट एक और प्रोडक्ट बनाया, वो हैंड वॉश वाला था। अच्छा। वो भी हमने थोड़ा सा मैच्योर किया। बहुत अच्छे। मतलब कोरोना टाइम पर सभी लोग जो थे अपनी अपनी तरफ से कुछ कर रहे थे और आपने अपने एकेडमिक्स का भी पूरा फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसी चीज़ें हमारे लिए तैयार करी। शायद बहुत लोगों को ना भी पता हो, लेकिन आज शायद इस इंटरव्यू के थ्रू, बेबाकियों के थ्रू हम इन बातों को कर पा रहे हैं और लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। कुछ वन वर्ड हम आपके साथ शॉर्ट्स करते हैं, कुछ वन वर्ड आंसर्स आपसे लेते हैं, क्योंकि बेबाक बातचीत का सिलसिला हम कर रहे हैं। जी जी। कम से कम शब्दों में आपको हमारे छोटे छोटे प्रश्नोत्तरी जो एक हम बनाकर लाए हैं उसका जवाब देना है। जीवन साथी। मेरी मैडम है जो कि पंजाब से हैं। पंजाब से हैं। आपकी मुस्कुराहट का कारण आपके पेटेंट्स, माँ, परिवार नहीं है या सब लोग? मैं वर्कहॉलिक हूँ, मुझे काम से खुशी मिलती है, बाकी फैमिली सब अपना जितनी ज़रूरत है उतना उनको मिलता है। डॉक्टर राजेश के आंसू कब आ जाते हैं? हाँ, ये एक्चुअली मम्मी मेरी काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं। अच्छा जी। तो अब क्या है कि हम लोग रहते नहीं हैं घर पे जी, तो सप्ताह में एक बार जाते हैं। तो वो जो भाई के बच्चे हैं बड़े वाले, वो बूढ़ी हो गई हैं, तो वो जो बड़ा वाला है उसको राजेश राजेश कहती है दिन भर, और वो छोटा वाला है। तो मम्मी को थोड़ा सा उनका बुढ़ापा देखकर ना मुझे थोड़ा सा बिल्कुल वो फियर शायद हम सभी को रहता है, फियर ऑफ लूजिंग आवर पेरेंट्स जिसे हम बोलते हैं, वो शायद हमेशा ही रहता है। कोई रिग्रेट? नहीं, एक्चुअली पछतावा नहीं है। कोई पछतावा नहीं। बहुत अच्छा, बहुत ही सकारात्मक सोच रखें तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई रिग्रेट्स जो हैं वो होंगे आगे। आपकी हॉबीज़ में सबसे ज़्यादा रुचिकर आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे हमेशा जो है स्टूडेंट्स के बीच में रहकर जी, जिस काम के लिए मैं हूँ उन स्टूडेंट को ना कुछ इस तरीके का इनोवेशंस पे, मतलब ऐसे प्रोटोटाइपिंग की हमेशा बात करना और उनके करियर को कि वो कल एक बड़ी जगह पर जाएं। मैं अगला सवाल शायद ये पूछने वाली थी कि आपकी ऊर्जा क्या है, तो मुझे समझ आ ही रहा है कि आपको बच्चों के बीच में बैठकर और वो जो ऊर्जा मिलती होगी वही प्रेरणा बन जाती है कई बार। और है जी, मेरी एक्चुअली बिटियां हैं जी, ट्विंस हैं जी, मैं बिल्कुल वहां तक पहुंचने वाली थी। बिल्कुल वो मेरा एक्चुअली वो है लक। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगी डॉक्टर राजेश 2 ट्विन बेटियों के पिता भी हैं, तो जैसे हम बात कर रहे हैं तो वो तो ऊर्जा शायद हमेशा ही अब आपके साथ है। दोनों बेटियों के साथ उनकी मुस्कुराहटें ही आपकी ऊर्जा को बढ़ाती होंगी निश्चित तौर पर। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? हाँ, एक्चुअली
फेवरेट फिल्म तो मेरी गदर है। अच्छा। जो कि मुझे लगता है सभी इंडियंस को पसंद आती है। बहुत 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 अच्छा। कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप जिसको फेवरेट बोलते हैं कि मुझे यहाँ जाना है घूमने? बेसिकली आप शायद हिमाचल से हैं तो। हाँ, मैं डलहौजी जी एक था मेरा सपना पहले जी, बट मैं अब लवली रहा 4 साल जी, तो मैं डलहौजी सबसे ज़्यादा गया हूँगा और आई लाइक दैट प्लेस। चंबा, डलहौजी, खजियार, जी, ये बड़ा अच्छा, वो सुंदर जगह है, बहुत खूबसूरत है। जैसा कि गाना भी हमने बहुत सुना है, कांगड़े दियाँ उच्चियाँ रड़ियाँ, बंसी बज्जे हो, डंगरियाँ जो चारा है रांझा, मिंजो सद्दी हो। तो शायद कनेक्ट कर पाएंगे आप। क्या डॉक्टर राजेश अधीर होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं? हाँ, नेचुरल में मैं तो कभी कभी, क्योंकि मुझे काम एक्चुअली मैं अपने में तो नहीं ज़्यादा इम्पेशेंट होता बट बच्चे अगर मेरे डिपार्टमेंट में जो काम है जी, मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा वर्कहॉलिक हूँ जी, तो उस वजह से मुझे लगता है कि कोई काम मिला जी, तो मैं उसकी डेडलाइन पे उसे मीट करूँ जी। अगर वो नहीं होता तो मुझे फिर अपनी टीम पर थोड़ा बहुत कभी कभी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो जब डॉक्टर राजेश कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब क्या कर रहे होते हैं? बेबाक बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए। मैं एक्चुअली मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग जो हैबिट है वो है मूवी देखना जी। मैं घर पे बच्चों को बचपन से मेरे साथ मेरे बच्चे, जब मैं लवली चला गया, जब वो 8th स्टैंडर्ड में थी मैं लवली चला गया 7th स्टैंडर्ड में, तो वरना 7th स्टैंडर्ड तक वो मेरे साथ में 3 बजे तक बैठता था हर रोज। अच्छा। तो वो 3 बजे तक दोनों, हाँ एग्रीड, वो पढ़े ना पढ़े लेकिन उनको ऐसा कुछ काम देता था कि मेरे अगल बगल पूरे बड़े से टेबल में बैठे हैं और बैठे। आज भी उनकी सेटिंग 3 बजे तक की है। बहुत अच्छा, बहुत मैं कहता हूँ पढ़े ना पढ़े, जिस दिन संभल जाओगे उस दिन ये एनर्जी को प्लस में लगा लेंगे। बिल्कुल ठीक बात। अध्यात्म में आपकी रुचि है, विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ लें तो? एग्रीड। एक्चुअली देखो मैं ज़्यादा ना नास्तिक हूँ ना आस्तिक हूँ जी, बट हाँ जैसे मैं घर से जब उस समय कुछ नहीं था 12th तक या ग्रेजुएशन तक तो मेरे घर में एक अच्छा माहौल है पूजा का। हाँ जी, और मेरे हिमाचल का कल्चर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मम्मी की भी अपनी माता है और पिताजी की भी एक माता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम माताओं को बहुत पूजा है मैंने, और आई थिंक वो बिल्कुल वो होता भी है, आप वो एनर्जी है जी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने साइंस पढ़ी तो आई थिंक बहुत सारी मिथ्याएं भी हैं। बिल्कुल। तो मैं बीच में हूँ, ना आस्तिक हूँ ज़्यादा ना नास्तिक हूँ, हाँ। बट कहीं ना कहीं है वो, इसीलिए शायद कर्मवीर तो हमने आपको नाम दिया ही है, कर्म पर विश्वास करते हैं। कोई पसंदीदा चुटकुला याद है आपको? या मैं बहुत जल्दी कह रही हूँ, शायद आपको याद ना आ रहा हो? नहीं, चुटकुला तो मैं पूछ लेना चाहती हूँ क्योंकि साइंटिस्ट लोग जो है वो सोचा जाता है कि नीरस से होंगे, अपने एक्सपेरिमेंट्स में लगे होंगे, बिजी रहते हैं, तो मैंने कहा ये भी पूछ लिया जाए कि कुछ नहीं। अभी आई थिंक चुटकुला मुझे कभी याद आएगा तो मैं सुनाऊंगा। जी ज़रूर, हम इंतज़ार करेंगे उस चुटकुले को सुनने का। जी जी। कठिन परिस्थिति में भी सहज कैसे रह लेते हैं आप? एक्चुअली 2003 में ना मैं काफ़ी बाहर रहा, फैमिली मेरी इधर ही थी, तो थोड़ा सा मैं वो ध्यान की तरफ ज़्यादा, ध्यान मेडिटेशन की तरफ गए। सेल्फ मेडिटेशन, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। बट लोग कहते थे कि मेडिटेशन कभी बिना गुरु के नहीं करना है, बट वो एक एनर्जी मैंने की जी, तो वो आई थिंक आज भी वो एनर्जी है जो मैं करता हूँ। वो मेडिटेशन इज वन गुड डील टू मेक। डॉक्टर राजेश, विज्ञान में आप इतनी ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर, कभी विदेश जाने की इच्छा हुई? हाँ, एक्चुअल में मैं मुझे नहीं लगता कि यूपीएस में मैं 2 बार विदेश वैसे गया हूँ, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। हाँ, कभी कभी होती है। फिर क्या वहाँ जाके बस जाने की इच्छा होती है? या बसने की तो नहीं, कि कभी हम जॉब कर सकते हैं जी, जॉब, बट ये इच्छाएं मेरी थोड़ी सी 30 के बाद हुई जी। मैंने ट्राई नहीं किया पर अभी तक। फिर मुझे लगा कि थोड़ा ठीक ठीक यहीं पर अच्छा कर पा रहे हैं जी, तो फिर बाहर जाके कोई फायदा नहीं है। लोगों ने ये फिर एक बहुत मेरा बड़ा पूल है विदेशों में दोस्तों जी, का। जी। सभी बोलते हैं कि अगर आप लाख रुपए तक इंडिया में कमाते हो तो विदेश नहीं आना है। जी बिल्कुल। हाँ, अगर आप 30-35 हज़ार पे स्टक हैं और वांट टू मेक इट लैक, वेरी राइट, देन यू प्लान टू शिफ्ट। लेकिन लाख रुपए अगर इंडिया में कमाते हो तो मुझे 2.5-3 लाख रुपए आपको अच्छा नहीं लगेगा। और आई थिंक जो खुशी यहाँ है इंडिया में वो आई थिंक अलग ही है।
बिल्कुल, यहाँ की खुशी की बात आप क्या करें, हम तो आपसे ये जानना ही चाह रहे हैं। युवा वैज्ञानिकों के लिए यदि आप कोई संदेश देना चाहें तो बेबाकियों के माध्यम से बेबाक होकर बच्चों के लिए दे सकते हैं। नहीं, बस मेरा ये कहना है कि हार्ड वर्क को फेथ करें जी। इंटेलिजेंस कहीं नहीं, हर मुझे लगता है जो इंटेलिजेंट लोगों का कल्चर है ना कि इंटेलिजेंट बनिए, क्विक माइंड बनिए, स्मार्ट बनिए, वो ठीक है, एक गॉड ने दिया है कि किसी को ज्यादा किसी को कम, बट जो भी मेहनत करेगा, कंसिस्टेंस मेहनत, ऐसा नहीं कि 2 घंटे पढ़ के आप सोचे कि मैंने याद कर लिया, मार्क्स अच्छे लिए, मार्क्स लाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं सबको कहता हूँ हार्ड वर्क करिए, चीजों को कम पढ़िए, मार्क्स चाहे कम आए, बट लॉजिकल समझना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको कैसे किसी न किसी एरिया में अच्छे से पढ़ेंगे ना तो कोई ना कोई एरिया आपको मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और उससे आप ग्रोथ करेंगे। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ें और जैसे फैमिली का मोस्ट ऑफ प्रेशर होता है कि कल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जाइए, गवर्नमेंट जॉब लीजिए, साइंटिस्ट डीआरडीओ बनिए, तभी आप साइंटिस्ट नहीं है जी। आप कुछ भी एरिया पकड़े और अपना काम स्टार्ट करिए, और जिससे सोसाइटी को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। एग्री, ठीक है, आप एनजीओ ना बनकर आप एक इंडस्ट्री खोलें जिससे पैसा कमाए, बट वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को लीड करे। और हार्ड वर्क ही सक्सेस की कुंजी है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो हार्ड वर्क मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट, यानी जिस काम को करें उसे शिद्दत से करें, सफलता जरूर मिलेगी। डॉक्टर राजेश का ये संदेश हमारे युवा वैज्ञानिकों के लिए है। क्योंकि हम अपनी बेबाकियों के अब आखिरी चरण में आ रहे हैं, तो मैं आपसे आपके पसंदीदा गीत की चंद पंक्तियां सुनना चाहूँगी। एक गाना है, ओ माए नी मेरी सिमले चंबा कितनी दूर है। ये बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगता है, गुनगुना देते तो बहुत अच्छा। माए नी मेरी सिमले दी राहें, चंबा के कितने के दूर रे। बस इतना ही। बहुत सुंदर, बहुत मीठा। तो ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर राजेश। आप सबकी बेबाकियों में एक छोटी सी बेबाक मुलाकात आज हमने करी डॉक्टर राजेश के साथ। बेबाकियों का पहला एपिसोड आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, उसे यहीं विश्राम देते हैं। बेबाक होकर अगले एपिसोड की तरफ बहुत जल्दी आपके समक्ष होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।